तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 6 इतिहास, हरियाणा बोर्ड की किताब है आपकी हमारा भारत एक। तो इस किताब का जो है पाठ नंबर 8 है। पाठ का नाम है गुप्त काल, विजय एवं राज्य विस्तार। तो इस पाठ को आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बिल्कुल लाइन बाय लाइन। चलो शुरू करते हैं। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन वीडियो के स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता देता हूं, आपको ये जो बुक है हमारा भारत एक, इस कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको हर एक चैप्टर के नोट्स, टेक्सचुअल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, MCQs, हर एक चीज की वीडियो आपको मिल जाएगी। और साथ में जो है लिखा हुआ भी मिल जाएगा। cclchapter.com ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे मिल जाएगा। तो वैसे आपकी सुविधा के लिए मैंने दोनों लिंक प्लेलिस्ट का भी और वेबसाइट का भी डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, और साथ में फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर रखे हैं, तो चेकआउट कर लेना। चलो अब शुरू करते हैं इस चैप्टर को। अब चैप्टर के अंदर मिलेगा क्या हमको, देखो गुप्त काल। गुप्त काल का मतलब क्या है? गुप्तों के बारे में हम एक, जैसे मौर्य काल था, चंद्रगुप्त मौर्य आया, ऐसे बहुत सारे राजा आते चले गए। तो यहाँ पे एक काल आया जिसमें गुप्त राजाओं ने राज करा। गुप्त एक वंश था, उनका वंश का नाम था, जैसे मौर्य वंश था ना, चंद्रगुप्त मौर्य बुलाते थे, तो वो मौर्य वंश था। वैसे ये एक वंश था जो था गुप्त वंश। तो उसी का काल आया। उसी के शासन काल के दौरान बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिली। बहुत महान राजा इस काल में हुए, तो उन्हीं राजाओं के बारे में हम यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। देखो यहाँ पे इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। गुप्त साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई, ये जो गुप्त काल आया, वंश आया, तो इसको ये कैसे बना, गुप्त काल के महान राजा कौन थे। समुद्रगुप्त एक शक्तिशाली शासक और एक महान विजेता, जिसका जो देखो गुप्त के अंदर हम सबसे ज्यादा जो नाम सुनेंगे ना, वो समुद्रगुप्त का ही सुनते हैं। और उसने एक बहुत बड़ी रियासत बना दी थी, जिसके चलते हमें उसी को जो है एक सबसे शक्तिशाली राजा मानते हैं इस काल का, गुप्त काल का। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का साम्राज्य विस्तार कैसे हुआ, उसके बाद पढ़ेंगे गुप्त काल प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग था। सबसे बेहतरीन जो तरक्की बोले ना इतिहास के अंदर, तो वो इन्हीं के काल के दौरान हुई थी। और वो क्या क्या तरक्कियां हुई थी उस टाइम पे, वो हमें चैप्टर में पता लगेगा। और उसके बाद ये इतना अच्छा साम्राज्य विस्तार होने के बावजूद भी आखिर ये बर्बाद कैसे हो गए, पतन कैसे हो गया, तो वो सारी चीजें हमें इस काल के बारे में, इस वंश के बारे में हमें जानने को मिलेगी इसी अकेले चैप्टर के अंदर। चलो अब शुरू करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक कहानी सी बना के दी होती है हमको हमेशा से, तो इस कहानी को पढ़ने में स्टार्टिंग में मजा आ जाता है भाई, बहुत ज्यादा। तो चलो इसको भी पढ़ते हैं एक बार। कन्हैया जो है अपने परिवार सहित कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज गया हुआ था। स्नान के बाद उसने परिवार सहित शहर के पुरातात्विक स्मारकों का दौरा किया। यानी कि पुरातात्विक स्मारक होते हैं जो जगह है ना, पुरा जिसमें मतलब इतिहास के सामान रखे होते हैं, म्यूजियम टाइप से, कि वो चीज है। तो वहां पे जब वो गया, वो स्थल होते हैं महल वगैरह, वो उन चीजों में जब वो घूमा, तो वहां पे उसने काफी सारी चीजें देखी होंगी। अब वो जो है यहाँ पे बताते हैं, प्रयागराज से वापिस आने के बाद वो क्लास में आ जाता है, और टीचर पूछता है, इतने दिन कहाँ थे कन्हैया, कहाँ घूमने फिरने उड़ गए थे तुम? कन्हैया बोलता है, मैं अपने परिवार के साथ में कुंभ स्नान करने और प्रयागराज घूमने के लिए गया था। तो मैं तो छुट्टी मनाने जा रहा था, मस्ती करने। बहुत अच्छा कन्हैया, बहुत बढ़िया। चलो अब बताओ तुमने वहां क्या क्या देखा, बच्चों को भी बता देना साथ में। अब कुंभ स्नान के बाद हम गुप्तकालीन स्मारक देखने गए, जहां हमने समुद्रगुप्त के अभिलेख देखे। गुरुजी ये तो बता दो, हमने देख तो लिया वो, लेकिन ये समुद्रगुप्त था कौन, हमें तो पता ही नहीं है। तो चलो टीचर बताएगा, ठीक है बेटा, तो आओ आज उनके बारे में ही तुमको सिखाते हैं। देखो वैसे जो है ना, मेरे को एक अजीब सी बात लगती है, जैसे इनके टीचर्स हैं जो सिखाना चाह रहे हैं यहाँ पे, अगर ऐसे एक्चुअल में हमारे टीचर सिखाए ना, कि हमारे मन में डाउट आ रहा है, कुछ चीज हमने देखी उसके बारे में टीचर से पूछ रहे हैं, टीचर जस्ट उसी को एक्सप्लेन करे, ऐसे कुछ भी फालतू कचरा एक्सप्लेन ना करे, तो भाई कितना मजा आएगा, है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बट इनके टीचर जरूर करते हैं वो चीज, है ना। चलो अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या था। गुप्त साम्राज्य के मुख्य स्रोत। अब गुप्त वंश के बारे में हमें सपनों में तो ऐसे आए नहीं कि हम गुप्त वंश थे, तो ऐसे हमें पता लग गया, नहीं। उनके कुछ सबूत हमें मिले देखने को, जैसे कि कुछ अभिलेख मिले, और उसके बाद में भूमि संबंधी कुछ दस्तावेज मिले, सिक्के मिले, साहित्यिक रचनाएं भी मिली। और इन सारी चीजों से हमें पता लगा गुप्त साम्राज्य के बारे में क्या क्या चीजें थी। अब अभिलेखों के अंदर दो चीजें थी, यहाँ पे प्रयागराज में मिला था एक अभिलेख, और एक मिला था सांची के अंदर, जो कि प्रसिद्ध अभिलेख है। उसके अलावा जो है साहित्यिक रचनाएं दो है, फाहियान की है, एक कालिदास की है। अब कालिदास से आने वाली क्लासेज में, या फिर शायद इसी क्लास में अवगत हो जाओगे आप, आपको पता लग जाएगा ये महान कवि थे उस टाइम के, और उनकी रचनाएं में बहुत सारी चीजें हमें जानने को मिलती है। मतलब इसकी व्याख्या करनी आती है हिंदी के अंदर, तो बहुत परेशान करने वाला है आने वाली क्लासेज में आपको कालिदास। तो
चलो देखते हैं अब चैप्टर सही मायने में तो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मौर्य साम्राज्य के विघटन के बाद, यानी विघटन होता है जब मौर्य साम्राज्य खत्म हो चुका था, तो उसके बाद जो है उत्तरी भारत में कुषाण और दक्षिण भारत में सातवाहनों का साम्राज्य स्थापित हो गया। यानी कि अब जो भारत था, जो इकट्ठा एक जो है अखंड भारत का निर्माण कर रखा था मौर्य वंश ने, वो धीरे धीरे टूटता चला गया। उत्तर भारत का हिस्सा, अब ये देखो तुम ध्यान दो, भारत का हिस्सा, उत्तर भारत का हिस्से का मतलब है भारत हमारा ये है ना, ऐसे कुछ करके और ऐसे सा, मतलब बिल्कुल रफ मैप है ये। तो यहाँ पे जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, भारत का ऊपर वाला हिस्सा, तो उसमें जो कुषाण शासक आ चुके थे और नीचे वाले हिस्से में सातवाहन जो शासक थे वो अपने साम्राज्य का विस्तार कर चुके थे। ये दोनों साम्राज्य तीसरी सदी में समाप्त हो गए। कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारत में राजनीतिक अव्यवस्था फैल गई, यानी कि अब कोई मैनेजर नहीं था, कोई राजा नहीं था, पता नहीं क्या चलेगा इनका, तो वो चक्कर हो गया था। क्योंकि देखो इधर से सातवाहन बर्बाद हो रहे थे, उधर से कुषाण राजा का साम्राज्य भी बर्बाद होता जा रहा था। इस अव्यवस्था का लाभ उठाकर स्थानीय शासकों तथा सामंतों ने अपने क्षेत्रों को छोटे छोटे राज्यों के रूप में संगठित करना शुरू कर दिया। यानी कि अब जो पूरा भारत था, जो अखंड भारत था, कुषाण और सातवाहनों के कंट्रोल में जो चीज चल रही थी, अब वो टूट चुकी थी और छोटे छोटे राजा बन चुके थे बहुत सारे, मतलब अब कोई बड़ा राजा नहीं बचा था। इसी समय में श्रीगुप्त ने मगध में गुप्त साम्राज्य की स्थापना करी। अब ये चीज ध्यान दो, तुम्हें थोड़ी सी अजीब नहीं लगनी चाहिए। अब जितने भी राजा है वो मगध के अंदर पहले कब्जा कर रहे थे, मतलब चंद्रगुप्त वालों ने भी मगध में घुसे पहले, वहीं से अपने साम्राज्य फिर बाहर दूर दूर तक विस्तार किया। ऐसे ही कई सारे वंशों ने जो है मगध के ऊपर खास फोकस रखा। और ये ध्यान रखना मगध इतना जरूरी क्यों था, क्योंकि यहाँ पे हाथी सबसे ज्यादा थे, जो हथियार बनाने के लिए संसाधन चाहिए थे वो भी सबसे ज्यादा थे, बहुत सारी वो चीजें थी जो एक राजा को जरूरत पड़ती थी युद्ध लड़ने के टाइम पे, और वो सारी चीजें मगध में होने की वजह से वो युद्ध आसानी से जीत जाते। तो इसके चक्कर में होता क्या था, सबसे पहले मगध पे ही कब्जा होता था। तो श्रीगुप्त आया, क्योंकि अब छोटी छोटी रियासतें सी बची हुई थी, तो श्रीगुप्त ने मगध में गुप्त साम्राज्य की स्थापना करी, वहां पे कब्जा कर लिया। उन्होंने महाराज की उपाधि धारण करके सन 280 ईस्वी तक शासन किया। अब वो उन्होंने अपना राजपाट चलाना शुरू कर दिया, ज्यादा साम्राज्य विस्तार शायद नहीं करा होगा। श्रीगुप्त की मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के पश्चात उनका बेटा आया घटोत्कच। तो घटोत्कच ने 319 तक शासन किया, मतलब कुछ साल ये भी राज करता रहा। उसने पाटलिपुत्र और उसके आसपास के क्षेत्रों से साम्राज्य की शुरुआत करी, यानी कि उसने आसपास अड़ोसी पड़ोसियों को पीटा और वहां से जो है जमीन उनकी हथिया ली, क्षेत्र उनके हथिया लिए थे। लेकिन इस साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। मतलब ये कहने को तो भाई श्रीगुप्त आया, उसके बाद में उसका बेटा घटोत्कच आया, घटोत्कच का बेटा चंद्रगुप्त प्रथम आया, लेकिन सही मायने में किसको मानते हैं हम, चंद्रगुप्त प्रथम को मानते हैं। क्योंकि ये लोग तो देखो श्रीगुप्त ने कोई राजपाट नहीं करा, ज्यादा मगध में कब्जा करा और वहीं पे बैठा रहा। अब घटोत्कच भी कुछ ज्यादा नहीं कर पाया, पाटलिपुत्र और उसके थोड़े बहुत आसपास के क्षेत्रों को उसने जीता। इसी कारण से वास्तविक जो संस्थापक था वो था चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, ये चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, ध्यान रखो, ये चंद्रगुप्त गुप्त वंश का चंद्रगुप्त है। ठीक है, कहीं आप सोचो चंद्रगुप्त मौर्य और ये चंद्रगुप्त एक ही है, वो एक नहीं है, वो अलग मौर्य था, वो मौर्य वंश का, उसका नाम चंद्रगुप्त था और इसका नाम चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है, इस वंश के शासकों ने छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों को अपने अधीन करके भारतवर्ष को राजनीतिक सूत्र में बांधा और शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। इस वंश के शासनकाल में हमारे देश ने प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति करी। अब ये जो वंश था, ये जैसे जैसे तरक्की पे चल रहा था, देश का गौरव दूर दूर तक फैलता चला गया। भारतीय इतिहास में यह काल स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा काल है वो, गुप्त काल। गुप्त काल को किस नाम से जानते हैं, स्वर्ण युग के नाम से हम जानते हैं। इस वंश के जो प्रमुख राजा थे वो थे चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, बुद्धगुप्त, ऐसे बहुत सारे राजा राज करते चले गए। लेकिन हमने तो भाई कहानी तो पढ़ी थी, चलो भाई चंद्रगुप्त ने राजपाट सही मायने में शुरू करा, तो हम क्यों कह रहे हैं कि चंद्रगुप्त ने शुरू करा, मतलब यार श्रीगुप्त को श्रेय जाना चाहिए था कि उसने रियासत की शुरुआत करी, वंश की शुरुआत करी, सही मायने में शुरुआत इसने करी, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो वो भी जानते हैं यहाँ पे गुप्त वंश के कुछ प्रमुख राजा जिनका नाम हम अभी हम पढ़ के आए हैं, तो उन्हीं के बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पे एक फैक्ट भी दे रखा है, गुप्त जो है संवत शुरू करने का श्रेय जो है चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। देखो घटोत्कच के बाद जो है चंद्रगुप्त प्रथम राजा बना, उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण करी। लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करके, वो नाम था उसका कुमार देवी, तो उससे उसने विवाह करके अपनी राजनीतिक स्थिति को और भी अच्छा बनाया। चंद्रगुप्त प्रथम ने बंगाल, बिहार, अवध और प्रयागराज जैसे कुछ क्षेत्रों को अपने अधीन करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। देखो उसने छोटा सा इलाका था पाटलिपुत्र, उसको कब्जा किया था, लेकिन इसने देखो कितनी बड़ी बड़ी रियासतें अपने कब्जे में ले चुका था। तो इसी के चलते जो है इसको हम वास्तविक संस्थापक मानते हैं। क्षेत्र विस्तार जो शुरुआत हुई सही मायनों में वो इसी शासक से हुई थी।
उसने सन 335 ईस्वी तक शासन किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने जीवन काल में ही कुमार देवी के बेटे समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया, क्योंकि बाद में लड़ाई दंगे नहीं होनी चाहिए भाई कि राजा कौन बनेगा मेरी मृत्यु के बाद। तो इसीलिए उसने क्या करा, कुमार देवी से विवाह करा था, उसका जो बेटा हुआ समुद्रगुप्त उसी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया कि मेरी मृत्यु के बाद ये राजा बनेगा, कोई फालतू टेंशन लेने की नहीं है। अब यहाँ पे उसका बेटा आता है, क्योंकि उसने ज्यादा राजपाट जितना विस्तार किया हमको बता दिया। उसके बाद उसका बेटा आया समुद्रगुप्त। अब चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त राजा बनकर बैठ गए राज सिंहासन पे। वे जो है एक महान विजेता थे, उन्होंने अपनी योग्यता और बाहुबल से गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया। और इसका नाम सबसे फेमस क्यों है आपको पता लग जाएगा, देखते जाओ बस तुम। अब प्रयागराज स्थित स्तंभ लेख में उनकी सैकड़ों युद्धों में भाग लेने के दक्ष कहकर प्रशंसा की गई है कि उसने बहुत सारे युद्धों में भाग लिया था। उसने जो है महाराजा धीराज की उपाधि धारण करी। उसने कला और साहित्य में उन्नति में भी अभूतपूर्व योगदान दिया। उसने बहुत सारा जो है योगदान दिया देश की तरक्की के लिए, अपने वंश की तरक्की के लिए। अब उसके कुछ विजय अभियान जो छोटे मोटे टारगेट लेके वो नहीं चल रहा था। देखो उसके पिता ने कितने बड़े टारगेट लिए थे, मतलब उसके पिता के पिता यानी चंद्रगुप्त प्रथम के पिता ने तो कुछ ज्यादा खास करा नहीं था घटोत्कच ने। उसने तो एक आध क्षेत्र जो है हथिया लिया था, लेकिन उसके जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने जब काफी बड़ा क्षेत्र कर लिया था तो उसके बाद सेना बड़ी हो गई, ताकतें बड़ी हो गई थी उनकी। और अब जो है उसका बेटा जो आया समुद्रगुप्त, उसके पास एक सब कुछ था, वो चीजें जो पूरी दुनिया को जीतने के लिए उसको चाहिए थी। तो इसी के चलते उसका अभियान सही मायनों में शुरू हुआ था। अच्छा खतरनाक योद्धा तो वो था ही। अब समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत में 2 बार हमले करे। उत्तर भारत समझो, देखो उत्तर भारत मतलब ऊपर का हिस्सा, तो ऊपर के हिस्से में 2 बार आक्रमण करे। पहले आक्रमण में 3 शासकों अच्युत, नागसेन, कोटकुलज को संयुक्त रूप से उसने हरा दिया। तीनों राजा जो है ये तीनों राजा इकट्ठे होके जो है समुद्रगुप्त से लड़ने आए और तीनों को उसने पेल दिया और उनके राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। आक्रमण के बाद समुद्रगुप्त दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने चले गए। मतलब ये बीच सी का इलाके में इनका जो है मगध, तुम्हें पता होगा ना, अगर देखो भारत का नक्शा थोड़ा सा वापिस बनाना पड़ेगा, मेरे को मेहनत होती है यार। ऐसा सा कुछ भारत का नक्शा है ना हमारा, ऐसा सा, ठीक है। अब इस नक्शे में ये मगध पड़ता है, यहाँ कहीं से, यहाँ कहीं से पड़ता है ये मगध। तो वैसे तो मैप देख रखा है पिछले चैप्टर्स के अंदर आपने अच्छे से। सो यहाँ पे क्या हुआ था, इन्होंने पहले यहाँ वाले हिस्से में कब्जा करना स्टार्ट करा, इधर वाले हिस्से में जो, क्योंकि देखो उसके पिता ने क्या करा था चंद्रगुप्त प्रथम ने, उसने ये जो इलाका था ये कुछ इतना सा ऐसे बढ़ा दिया था, ठीक है। अब इनके पास ये वाला हिस्सा बचा हुआ था, नीचे वाला हिस्सा बचा हुआ था। तो पहले इन्होंने क्या करा, उत्तर भारत में हमले करे और वहां के राजाओं को हरा दिया। उसके बाद आए इधर की साइड, इधर वाले राजाओं की बैंड बजाने। चलो देखते जाओ तुम। देखो ये आइडिया लगाना जरूरी है, नहीं तो आप समझो भाई लड़ाई कर कहाँ रहे हो क्या रहा है उनके साथ में, है ना। तो वो आइडिया लगाना जरूरी है। अब आक्रमण के पश्चात जो है समुद्रगुप्त दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने चले गए। उनकी इस अनुपस्थिति का फायदा उठाकर, वो तो दक्षिण भारत में दंगे करने जा रहे, मार कुटाई करने, और इसी का फायदा उठाते हुए भारत के 9 राजाओं ने समुद्रगुप्त के विरुद्ध संघ बनाने का निश्चय किया। उन्होंने सारे 9 राजा जो बचे हुए थे, उन्होंने इकट्ठा होने का निर्णय किया कि हम सारे इकट्ठे हो गए, इस समुद्रगुप्त को लेटाएंगे भाई, मार डालेंगे इसको। तो वो डिसाइड हुआ, एक संघ बनाया गया उसका। इनमें जो है रुद्रदेव का शासन जो है बुंदेलखंड, अच्युत का बरेली, नागसेन का ग्वालियर, गणपति नाग का मथुरा, मातिल का बुलंदशहर, चंद्रवर्मन का बंगाल, बलवर्मा का असम, नंदी नाग का मध्य भारत और नागदत्त का मध्य प्रदेश में था। तो ये कुछ क्षेत्र थे, ये जो जगह है ये राजा के नाम थे। शुरुआत में राजा के नाम दे रखे, उसके बाद उनका क्षेत्र है, ठीक है। तो ऐसे जो है 9 राजाओं ने इकट्ठा होकर एक संघ बनाया, एक टोली बनाई, और जो किसके लिए थी, समुद्रगुप्त के लिए। अब समुद्रगुप्त ने इन सभी राजाओं को कौशाम्बी नामक स्थान पर हरा दिया बेचारों को, और इनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया और बोला ना मुन्ना ना, चुपचाप बैठ जा, फालतू मत कुदकना। सारों को बेचारों को कितनी बेइज्जती हुई होगी कि एक साइड अकेला राजा, एक साइड 9 राजा, और उसके बाद भी वो हार रहे हैं। बहुत दर्दनाक मौत हुई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वो वापस गया होगा दक्षिण भारत में। देखो समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त उत्तर भारत के विजय अभियान के बाद दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने की योजना बनाई। इस विजय अभियान में उन्होंने 12 शासकों को हरा दिया और इस अभियान के लिए उन्हें 4800 किलोमीटर की दूरी जंगलों से होकर तय करनी पड़ी। जंगलों के थ्रू गए वो 4000 किलोमीटर भाई, मतलब 4000 से भी 800 किलोमीटर ऊपर। तो समुद्रगुप्त ने अपनी कुशलता और उच्च कोटि की नेतृत्व क्षमता से अपनी दक्षिण भारत के विजय अभियान को पूरा किया। समुद्रगुप्त द्वारा पराजित राजाओं और उनके राज्यों का संक्षिप्त वर्णन कुछ नीचे दिया गया, जो कि उसने हरा दिए थे। अब ये देखो तुम, आप खुद आइडिया लगाने के काबिल हो इस लेवल पे कि भाई वो जो दंगे थे, जो राजाओं के नाम हम सुनने को मिलते हैं हमें, बहुत सारे राजाओं के गुप्त काल के, तो उनमें से समुद्रगुप्त का नाम क्यों लिया जाता है। देखो चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या करा आपको पता है, छोटा सा क्षेत्र जीता। अब इसका सुनने को तो भाई बहुत कुछ है, देखो सुनते जाओ।
राजा था महेंद्र। रायपुर का उसको जो है उसका क्षेत्र था। संबलपुर, गंजम उसको हरा दिया। व्यागराज, ये सारे वो थे जो इसने अपने कब्जे में लिए हुए थे। ये राज्य महाकांतर का राज्य था। मध्य भारत का जंगली क्षेत्र था वो सारा, उसको कब्जे में ले लिया। मंटराज कौशल का मध्य प्रदेश और उड़ीसा का जो क्षेत्र था उसने अपने कब्जे में ले लिया। महेंद्रगिरी पृष्ठपुर का जो है इलाका था उनके पास में, गोदावरी नदी क्षेत्र, तो उसको कब्जे में ले लिया। वैसे ही जो है यहाँ पे स्वामी दत्त कोट्टर आंध्र प्रदेश क्षेत्र को कब्जे में ले लिया। राजा दमन था जो कि एरंडेपल का जो राजा था, कलिंग के दक्षिण का प्रदेश था वो, तो उसको भी अपने कब्जे में ले लिया। विष्णु गोप कांची, ये चेन्नई के आसपास का क्षेत्र था, दक्षिण भारत का क्षेत्र है ये, तो वहां पर अब ये इसकी शुरुआत हो चुकी थी, तो वहां पर उसने कब्जे में लिया। हस्तिवर्धन, हस्तिवर्मन जो है वेंगी का इलाका था, कृष्णा गोदावरी नदी का पूरा प्रदेश पड़ता था, तो उनको अपने कब्जे में ले लिया। ये जो है एग्जैक्टली ये जगह है जहाँ के राजा उस टाइम पे जो नाम लिए जाते थे ना जगहों के, तो वो ये नाम है उनके, और ये वो इलाका है कहाँ सी वो पड़ता था। नीलराज अवमुक्त ये राजा था, ये जगह थी, तो वहां कांची और वेंगी के बीच का जो क्षेत्र था उसको कब्जे में लिया। उग्रसेन पलक यानी कि नेल्लोर का क्षेत्र कब्जे में लिया। कुबेर देवराष्ट्र विशाखापट्टनम का क्षेत्र कब्जे में लिया। धनंजय कुंतलपुर तोलपुर और अकाट का क्षेत्र उसने अपने कब्जे में ले लिया। तो ये देखो भाई, तुम अब इससे आइडिया लगाओ, नक्शा देना जरूरी था, और ये सही मायनों में थोड़ा सा ज्यादा अच्छा आइडिया भी दे देता कहीं ना कहीं। दक्षिण भारत के उपरोक्त राजाओं द्वारा समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार करने के पश्चात उन्हें उनके राज्य वापिस कर दिए गए थे, क्योंकि आधुनिक संचार साधनों के अभाव के कारण प्रत्यक्ष शासन संभव नहीं था। यानी कि उन्होंने क्या करा, उन्होंने, देखो ये टेक्निक होती है, माइंड गेम होता है टोटल। अब इनको पता था कि तुम अगर इधर वाले हिस्से में राज करने बैठ गए तुम चुपचाप, तो होगा क्या, तुम्हारी राजधानी को कोई और कब्जा लेगा। अब वहां बैठोगे तो यहाँ वाले आजादी महसूस करने लग जाएंगे। तो इन्होंने क्या करा, वो राज्य सारे राज्य जीते और उन्हीं के राजाओं को वापिस कर दिए, और बोला बस भाई टैक्स वैक्स देते रहिए हमको, हम कुछ नहीं कहेंगे तुमको, है ना। तो वो चीज उन्होंने करी, और उसका फायदा उनको क्या हुआ, पैसा आता गया बस, और कुछ नहीं, पैसे के चक्कर में हुआ था सारे दंगे। अब यहाँ पे जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का जो है यहाँ पे साम्राज्य दिखा रखा है कि किस प्रकार इनका साम्राज्य फैला हुआ था। यहाँ पे ये जो पूरा ब्राउन से कलर में दे रखा है, ये पूरा इलाका उसी के अंडर में चल रहा था उस टाइम पे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे उसके अलावा देखो बताते हैं कि विंध्य और आठवीं राज्यों पर उसने विजय प्राप्त करी। विंध्याचल प्रदेश में अनेक छोटे छोटे राज्य, स्वतंत्र राज्य थे, छोटे छोटे से थे। समुद्रगुप्त के आक्रमण करके उन्हें पराजित किया और वह अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया। सीमांत राज्यों पर विजय। विंध्य और आठवीं राज्यों को जीतने के बाद समुद्रगुप्त ने अपने राज्य के पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं पर स्थित राज्यों को जीतने के लिए अभियान चलाया। इन राज्यों ने सरलता से उनकी अधीनता स्वीकार कर ली, क्योंकि भाई शक्तिशाली राजा था, ऐसे फालतू फंड में हल्के में तो ले नहीं सकते थे ये, तो इन्होंने टेक्निक लाई क्यों फालतू दंगे लेने, और ऐसे ही अधीनता उन्होंने स्वीकार कर ली थी। पश्चिमी सीमा पर स्थित विजयी किए गए 9 गणराज्य, 9 इलाके थे ना जो फुदक रहे थे, तो उनको भी उसने पेला था, तो वो भी ये कुछ इलाके थे। यहाँ पे देखते हैं हम कौन कौन से वो राज्य थे। तो मालव नाम का राज्य था जो राजस्थान के प्रदेश में पड़ता था। आर्य अर्जुन, क्या नाम है ये, अर्जुनायन, तो ये आगरा, अलवर और भरतपुर का क्षेत्र इसको इसके अंडर में था। और मद्रक जो है रावी और चिनाब नदियों के बीच का भाग था। प्रार्जुन जो है राजपुताना, भिलसा, झांसी का क्षेत्र था, यानी यूपी के आसपास का इलाका सा था ये। सनकानिक मध्य प्रदेश का नरसिंहपुर क्षेत्र था। काक जो है सांची के निकट का क्षेत्र। खारपिक ये जो है मध्य प्रदेश का दमोह क्षेत्र। और योधे पूर्वी पंजाब और उसके साथ लगते हुए उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र थे। अब उसी के साथ साथ इसने जो है पूर्वी सीमा पर जीते गए कुछ 5 राज्य थे, जैसे समतट बंगाल का समुद्रीय तट क्षेत्र था, कामरूप असम के अंदर, द्वाक जो है मध्य बंगाल का क्षेत्र, नेपाल का क्षेत्र, करतपुर जो है करतारपुर जो है कुमाऊं, गढ़वाल और रुहेलखंड क्षेत्र, ये कुछ क्षेत्र उसने पूर्वी सीमा पर जीत लिए थे। अब जो है उसने क्या करा, उसने विदेशों के साथ संबंध स्थापित करने स्टार्ट करे। अब विदेशों के साथ संबंध स्थापित करने का मतलब ये था कि अपनी रियासत को और ज्यादा विस्तार देना, और भी बहुत सारी चीजें जरूरी थी, सामान जरूरी था, तो वो कुछ चीजें ऐसी थी जो बाहर से उसको मंगानी पड़ती थी, तो इसीलिए संबंध स्थापित करे। समुद्रगुप्त की बढ़ती हुई शक्ति से प्रभावित होकर अनेक विदेशी शासकों ने उनसे मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। और इसका सिंपल कहानी ये भी समझ सकते हो कि भाई बहुत ताकतवर था, और अगर इसकी खिसक गई तो उन राजाओं की बैंड बजा सकता था। तो ये भी एक चक्कर रहा होगा। इसमें जो है कुषाण, शक शासकों के अतिरिक्त लंका, जावा,
ये लंका वही है श्रीलंका वाली, ठीक है। लंका, जावा, सुमात्रा और मलाया के शासक जो है प्रमुख थे, जिन्होंने ऐसे जो है विदेशों में अपने संबंध इस राजा के साथ स्थापित करे थे। अब ये जो है एक यज्ञ करवाते हैं, एक अश्वमेध यज्ञ। समुद्रगुप्त ने चक्रवर्ती सम्राट बनने के उद्देश्य से अश्वमेध यज्ञ किया। उसने अपने नाम के विभिन्न सिक्के जारी करे। समुद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करी थी। तो इसीलिए हम जो है नाम जब सुनते हैं ना कि गुप्त काल में कौन सा राजा था भाई, समुद्रगुप्त था और कोई नहीं था। तो समुद्रगुप्त का नाम ही सुनने को मिलता है। अब ये देखो तुम, पहले वाले राजा ने, इसके पिता ने क्या कुछ खास करा, अगर इसके मायने में, इसके कंपैरिजन में देखा, ऐसे देखने को तो भाई लगेगा कि बहुत कुछ करा होगा उन्होंने भी, 3-4 क्षेत्र उसने भी हथियाए थे। लेकिन इसको देखते हुए तो भाई उसने कुछ भी नहीं हथियाया, बहुत कम हथियाया था। तो ये जो है इसने बहुत बड़ा विस्तार अपना करा था और इसने जो है अश्वमेध यज्ञ करवाया था। ये यज्ञ वो यज्ञ होता था, इसमें क्या होता था कि ये जो घोड़ा देख रहे हो ना, ये घोड़ा ऐसे कुछ घोड़ा लेते थे वो ऐसे, और उसको जो है खुला छोड़ देते, यज्ञ करवाते थे, खुला छोड़ देते। अगर जो है ये मान लो ये हमारी रियासत है, ये कब्जे की रियासत है, यहाँ पे हम यज्ञ करवा रहे हैं, ठीक है। अड़ोसी पड़ोसी भी रियासतें हैं बहुत सारी, ऐसे छोटी मोटी बहुत सारी रियासतें होंगी, राजा होंगे। अब होगा क्या, अगर ये घोड़ा चरता चरता खाता पीता, ऐसे नहीं था कि रस्सी बांध देता कोई इसको, अगर देखो ये घोड़ा खाता पीता जो है किसी दूसरे राजा के इलाके में चला जाता था, तो होता क्या था, वो राजा को 2 चीजें ऑप्शन में मिलती थी। अगर ये घोड़ा उसके इलाके में गया, अब घोड़े की मर्जी है भाई, चाहे तो जाए, ना जाए तो ना जाए, हो सकता है ये यहीं पे बैठा रहे। तो अगर ये इसके इलाके में चला जाता था तो 2 ऑप्शन थे, या तो राजा जो है, क्योंकि दुश्मन का घोड़ा ये, या फिर दोस्त का भी मान सकता है, वो उसकी मर्जी है। लेकिन अगर ये घोड़ा जो है यहाँ पे आने के बाद में राजा बोलता है कि घोड़ा घुस कैसे आया हमारी सल्तनत में तुम्हारा, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ है, तो अगर ये घोड़ा, वैसे आप बोलोगे भाई मतलब क्या फर्क पड़ता है राजा को, घोड़ा ही तो घुसा है। अगर ये घोड़ा यहाँ पे घुस गया और राजा ने कुछ नहीं किया, तो इसका मतलब है ये राजा ताकतवर है और ये राजा डरपोक है। मतलब इसने, इस वाले राजा ने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली है, ठीक है। मतलब ये हम इसको राजा ए मानेंगे और बाकी राजा बी सी डी है, ठीक है। तो इसका मतलब है ए राजा जो है बड़ा हो गया और जो है बी राजा ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन हुआ क्या कि इस राजा ने बोला हमारे इलाके में घोड़ा कैसे घुसा है, उसको मार दिया, पकड़ के बंदी बना लिया, कुछ भी कर दिया। तो ये राजा ए राजा के साथ में लड़ाई लड़ेगा और जो भी राजा जीतेगा तो वो जीत गया भाई, ठीक है। तो ऐसे लड़ाई होती थी, फिर जंग होती थी पूरी। तो अब ये जो है इसी के चक्कर में होता क्या था, ये जो ए राजा थे वो ताकतवर राजा हुआ करते थे बहुत ज्यादा, और उन्हीं के बस की थी अश्वमेध यज्ञ करवाना। ऐसे हल्का फुल्का राजा बी का मन कर रहा है भाई मैं भी अश्वमेध यज्ञ करवाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता था, क्योंकि बी के पास वो ताकत होनी चाहिए। अगर उसके पास वो ताकत नहीं है कि वो ऐसे दंगे मोल ले सके, तो वो नहीं करवाएगा, ठीक है। तो ये सोच समझ के एक गेम खेला जाता था पूरा, और ये जो है ऐसे ताकत दिखाने का एक तरीका था उस टाइम के अंदर। तो ये मेरे को मस्त चीज लगती है यार, मतलब अजीब ही टेक्निक लगाते थे लोग दंगे करवाने के लिए। समुद्रगुप्त ने दर्शन, धर्म, राजनीतिक शास्त्र का गहन अध्ययन किया था। वह न केवल एक महान विजेता था बल्कि एक योग्य, निष्पक्ष और न्यायप्रिय शासक भी था। उसे कला और साहित्य से बहुत प्रेम था। वह उच्च कोटि का विद्वान और एक कवि भी माना जाता था। 375 में उनकी मृत्यु हो गई। 100 युद्धों का विजेता, देखो ये ध्यान दो तुम। अब ये चंद्रगुप्त प्रथम ने कितने युद्ध जीते होंगे, 5, 7, 10 जीते होंगे। ये राजा सबसे खतरनाक राजा था। 100 युद्ध इसने अपनी जीवन काल में जीते थे। 100 युद्ध भाई थोड़े नहीं होते, मतलब एक लड़ाई होती है छोटी मोटी नहीं, युद्ध होते हैं भाई। युद्ध कितने खतरनाक होते हैं आपको पता है, किसी भी युद्ध में कुछ भी हो सकता है। ऐसे ऐसे इसने 100 युद्ध जीते थे, वो भी लगातार। तो का विजेता समुद्रगुप्त इतना महत्वपूर्ण शासक था। ये पूछ सकते हैं कि उसने कितने युद्ध जीते हैं, उसने 100 युद्ध जीते हैं, पूरे 100 के 100 भाई। कि उसकी वीरता के कारण जो है यूरोपियन इतिहासकार उसके नाम के साथ नेपोलियन का नाम जोड़ते हैं, कि नेपोलियन, जितना नेपोलियन की हिस्ट्री अगर पढ़ोगे ना पता लगेगा, नेपोलियन भी सेम इसी के लेवल का बंदा था, बहुत खतरनाक जो है, उसने युद्ध लड़े, बहुत सारे युद्ध लड़े और सारों को जीतता चला गया था। वैसा ही काम हुआ था समुद्रगुप्त के साथ में भी, यद्यपि समुद्रगुप्त की उपलब्धियां उनसे कहीं ज्यादा थी और वह नेपोलियन से लगभग 1000 वर्ष पहले हुआ था। मतलब नेपोलियन बाद में आया था और ये जो समुद्रगुप्त था, इन्होंने पहले राजपाट करा, उसके कुछ 1000 साल के बाद में नेपोलियन ने राजपाट दिखाया था करके, वो ताकत दिखाई थी। लेकिन भाई ये अलग लेवल का प्लेयर था, इसीलिए फ्रांसीसी शासक नेपोलियन को फ्रांसीसी समुद्रगुप्त भी कहा जा सकता है। अब हम क्या मतलब, ये समझो ये पहले आया था हमारा वाला समुद्रगुप्त और नेपोलियन बाद में आया था। तो इसी कारण से जो है ना फ्रांसीसी शासक नेपोलियन जो था, उसको जो है कह सकते हैं कि हम फ्रांसीसी समुद्रगुप्त था। वो फ्रांस का समुद्रगुप्त था, जैसे भारत का समुद्रगुप्त भारत वाला था। इसके बाद में जो आया वो नेपोलियन, उसको हम फ्रांसीसी समुद्रगुप्त के नाम से भी कह सकते हैं। वो मन करे तो भाई कह लो, नहीं कहना तो नहीं कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आगे पढ़ते हैं
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की साइड में। तो ये उसके बाद का उसका बेटा था समुद्रगुप्त का। तो समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उसका बेटा जो है रामगुप्त राजा बना। लेकिन जो है 380 में शकों ने से अपमानजनक संधि करने के कारण उसके छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसकी हत्या कर दी थी और शासक बनकर गुप्त वंश के सिकुड़ते साम्राज्य को फिर से अपने पिता की तरह विस्तार देना शुरू कर दिया। ठीक है, देखो हुआ क्या था समझो तुम। अब पहले के राजा ऐसे तो था नहीं कि एक ही बेटा होगा, बहुत सारे बेटे होते थे, तो बच्चे होते थे। तो इन्होंने क्या करा, समुद्रगुप्त ने अपना बेटा जो था, उसका बेटा रामगुप्त, इसको राजा बना दिया। लेकिन रामगुप्त भाई लायक बंदा था नहीं, उसने संधियां ऐसी कर ली कि जिससे सल्तनतें बर्बाद हो सकती थी। तो उसने जो है क्या करा, संधि के कारण उसने उसके छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय, मतलब ये बड़ा भाई था रामगुप्त और ये चंद्रगुप्त द्वितीय छोटा भाई था उसका, तो इसने जो है इसकी हत्या कर दी, अपने भाई को ही मार दिया रामगुप्त को, और खुद राजा बन गया और फिर से अपने साम्राज्य का विस्तार करते चले गए। चंद्रगुप्त देखो भाई, भाई भाई में कितनी नफरत थी, अपने भाई को ही ठोक दिया इसने, बड़ा बेरहम होगा ये भी। चलो देखते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विभिन्न शासकों से वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए युद्ध भी करे। इसी कारण उनकी ख्याति एक महान विजेता के रूप में दूर दूर तक फैल गई। जैसे समुद्रगुप्त की फैली थी ना, तो वैसे ही जो है इसकी ख्याति, इसकी भी बातें दूर दूर तक होने लगी थी। अब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की कुछ जीत जो है जिनका जिक्र होता है, शक और कुषाणों पर विजय, क्योंकि यही ज्यादा फुदक रहे थे ना रामगुप्त के टाइम में। तो इसने क्या करा, देखो चंद्रगुप्त द्वितीय ने मालवा, गुजरात, काठियावाड़ के क्षेत्रों में शकों एवं कुषाणों का दमन कर दिया, उनको बर्बाद कर दिया। उन्होंने वाकाटक नरेश की सहायता से 21 शक राजाओं पर हमले कर दिए। शक वंश था ये भी, तो जैसे गुप्त वंश है ना, वैसे ही शक वंश था, तो उसके 21 राजाओं पर उसने हमले करे और वह युद्ध लंबे समय तक चलता रहा। अंत में शकों की हार हो गई। शक शासक रुद्र सिंह तृतीय मारा गया था और इसी के साथ उन्होंने अवंती के कुषाणों का भी दमन कर दिया। इस विजय अभियान के परिणाम स्वरूप गुप्त साम्राज्य की सीमाएं अरब सागर को छूने लगी थी और इस विजय अभियान के बाद उन्होंने विक्रमादित्य, यानी कि सूरवीरता का सूर्य, ये जो है विक्रमादित्य एक उपाधि होती है, मतलब नाम क्या था उसका, चंद्रगुप्त था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय था, क्या नाम था, चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि हम पीछे मैप दिखाया था ना आपको, मैंने बुक के अंदर मैप था, इससे पहले एक थोड़ी सी देर पहले मैप दिखाया था एक, तो वो जो मानचित्र था उसी के अंदर वो जो था वो इसी बंदे का था, इसी राजा का था। तो उसने जो है एक उपाधि धारण करी विक्रमादित्य की, और सकारी यानी कि शकों का नाश करने वाला, उसकी ऐसी कुछ उपाधि धारण करी, और इसी के बाद हम इसको जानते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। पहले क्या कहते थे हम, चंद्रगुप्त द्वितीय, बाद में नाम रख लिया इसने अपना चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, यानी कि सूरवीरता का सूर्य। अब उसके बाद इसने क्या करा, बंग के सरदारों का दमन कर दिया। बंग होता है बंगाल, ये बंग जहां पे भी लिखा हुआ मिले ना, समझ जाओ बंगाल की बात हो रही है। बंगाल के कुछ सामंत और सरदारों ने विद्रोह कर दिया था। अब चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए यह असहनीय था कि भाई ऐसे हमारे पड़ोस में रहते हुए तुम हमें ही परेशान करोगे, इसीलिए उसने बंगाल पर हमला करके विद्रोही सरदारों का दमन कर दिया और उस प्रदेश पर फिर से अपना कब्जा कर लिया कि ज्यादा मत खुद को, अभी हम हैं भैया, अभी कहाँ तुम अपने चोड़ में घूमने लग गए। चलो यहाँ पे एक फैक्ट दे रखा है, जानते हैं, क्या आप जानते हैं शक मध्य एशिया के रहने वाले थे, यानी कि वो जो शक शासक की हम बात कर रहे हैं ना, जिनको इसने बर्बाद करा था, तो वो मध्य एशिया के रहने वाले थे। और पश्चिमी चीन की यूची जाति ने शकों को उनकी मातृभूमि मध्य एशिया से भगा दिया था, मतलब वो उन्हीं के घर से उनको भगा दिया गया था। जैसे ये वही बात होगी जैसे चंद्रगुप्त को जो है उसी के इलाके से भगा दिया जाए और अब वो जान बचा के कहीं और भाग जाए किसी और देश में, तो वैसा सा कुछ इन शकों के साथ में हुआ था। शक जो है पहले दक्षिण अफगानिस्तान में बसे और बाद में उन्होंने वहां से धीरे धीरे भारत की ओर अपना साम्राज्य स्थापित करना शुरू कर दिया था। और ये चक्कर कहीं ना कहीं ऐसा भी रहा होगा कि भाई उधर तो कुछ होता नहीं था रेत में, तो यहाँ इधर की साइड आना ज्यादा प्रेफर लगा होगा उनको। बल्ख की विजय, चंद्रगुप्त द्वितीय ने सिंध प्रदेश के सिंध नदी के आसपास के क्षेत्र में फैली वाहलिक जाति, एक जाति थी, तो वहां पर उनको पराजित कर दिया और यह 7 शाखाओं में फैली एक विदेशी जाति थी। इसके दमन, उसने इनका दमन करके पंजाब के क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया। मतलब ये छोटे छोटे लोग थे, छोटी छोटी जातियां थी, तो वो जो है कब्जा करते हुए ऐसे चल रहे थे, कोई किधर कब्जा करके बैठा कोई किधर, तो ये लोग भी ऐसे पेले जा रहे थे, बस जो ज्यादा फुदक रहा उसी को टपका डालो, तो ऐसा चल रहा था। अब ये जो है खतरनाक बंदा है, चीन फाइयान की बात ध्यान रखना, ये फाइयान काम का है, ठीक है। फाइयान जो है चीनी यात्री था, चीन से आया था, ऐसे भटकती आत्मा, ऐसे आते हैं ना बहुत सारे लोग ऐसे भटकते हुए कहीं भी पहुंच जाते, तो वैसे ही था ये फाइयान, एक विदेशी चीनी यात्री था ये। वह जो है भारत में बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों को प्राप्त करने और महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थानों की यात्रा करने के उद्देश्य से भारत आया था,
क्योंकि बुद्ध धर्म चीन के अंदर बहुत ज्यादा जो है मान्य था, धार्मिक माना गया था, वो पवित्र धर्म बन गया था, काफी फेमस हो चुका था। तो ये उसी के चलते जो है यहाँ पे देखने आया था कि क्या क्या चीजें थी महात्मा बुद्ध, क्योंकि भारत में आए थे ना, सबसे ज्यादा जीवन उन्होंने भारत में बिताया था, तो उन्हीं के बारे में जानना, महात्मा बुद्ध के बारे में जानने के बारे में वो यहाँ पे आया था। अब वह भारत में 399 से 414 ईस्वी तक रहा, मतलब ये 15 साल तक भारत में भटकता रहा। उसने भारत के संबंध में फो कुओ की ये जो है ये एक किताब है नामक एक ग्रंथ की उसने लिखा, और उसी से हमें पता लगा उस समय भारत में गुप्त काल था ये वो, तो इससे हमें ऐसे आइडिया लगा था। तो ये बता रहे हैं यहाँ पे चीनी यात्री फाहियान, और ये एक काल्पनिक चित्र है, ऐसा मत सोचना ऐसा था वो, क्या पता कैसा था, हमें नहीं पता, बट जो भी था कुछ रहा होगा, ऐसा अंदाजे मारते हैं सबके सब। ठीक है, चलो। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने 380 ईस्वी से 414 ईस्वी तक शासन किया। इनके शासन काल में भारत खूब समृद्ध हुआ। उसने अपने साम्राज्य का विस्तार दूर दूर तक किया था। उसके समय में गुप्त साम्राज्य की सीमाएं उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी से पश्चिम में अरब सागर तक फैली हुई थी। मतलब जो मैप देखा था उससे आप सही आइडिया लगा सकते हो कि हाँ इधर से के इलाके में थी वो। उन्होंने जो है विक्रमादित्य की उपाधि के साथ साथ सिंह विक्रम, सिंह चंद्र, विक्रमांक, देवराज आदि कुछ उपाधियां भी धारण करी। उसने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया। अब ये समझो, समुद्रगुप्त ने भी करवाया था, इसने भी करवाया, दोनों के पास जिगरा था भाई, इतनी बड़ी बड़ी रियासतें हथिया के बैठे थे ये लोग, तो दम था तो करवा दिया इसने भी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एक अच्छे विजेता होने के साथ साथ अपने पिता की तरह ही कुशल शासक प्रबंधक भी थे। मतलब कि जो मैनेजमेंट उसके पिता समुद्रगुप्त को आता था ना, वैसा ही मैनेजमेंट इसको भी आता था करना। उसका शासन प्रबंध धर्म शास्त्रों पर आधारित और जन कल्याणकारी था, जनता की भलाई के लिए सारा कुछ था। चीनी यात्री फाहियान भी उसके ही शासनकाल में भारत आया था, जो कि हमने जाना ना कि 414 तक वो रहा था। और कब आया था वो, लगभग आई थिंक 384-83 कितने में आया था, नहीं 399 में आया था शायद, हाँ 399 में आया था ना, तो वो भी इसी के शासनकाल में आया था। तो कालिदास जैसे जो महान कवि थे उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे, उसने भी उसकी किताबें जो मिली उन्हीं से हमें पता लगा था ऐसा कुछ राजा था। उसने अपने साम्राज्य की सुदृढ़ और शक्तिशाली बनाने के लिए शक्तिशाली राज्यों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करे, यानी कि उनकी बेटियों के साथ विवाह कर लिए राजाओं की। तो उससे क्या हुआ, उससे जो है वो अब लड़ाई नहीं करेंगे, बस ये शांति मिली उनको। उसने जो है स्वयं नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा के साथ विवाह कर लिया। कालांतर में उसने वाकाटक राजा रुद्रदेव द्वितीय के साथ अपनी कन्या प्रभावती का विवाह कर दिया और कुंतल राजा की पुत्री के साथ अपने पुत्र का विवाह कर दिया, और इन विवाह संबंधों के कारण उनकी ख्याति में वृद्धि हो गई, वो दूर दूर तक फैलने लगे। मतलब ये वो ताकतवर रियासतें थी जो इसको कहीं ना कहीं परेशान कर सकती थी, तो इसने क्या करा, टेक्निक खेली, उनके साथ अपने बेटों का या अपना या जैसे भी करके जो है विवाह संबंध स्थापित करा, और उसके बाद उनको टेंशन फ्री हो गए वहां से। अब यहाँ पे अगला जो आता है उनका वंश के अंदर आगे बढ़ते हुए कुमारगुप्त आते हैं। 414 ईस्वी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का बेटा कुमारगुप्त गद्दी पर बैठ गया। वह पट्ट महादेवी ध्रुव देवी का बेटा था, मतलब बहुत सारी रानियां बनाई होंगी इसने भी, तो उनमें से ये बता रहे हैं इसीलिए कि उसका बेटा था ये। उसने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण करी और अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था, इसने भी करवाया। भाई ताकत के नशे में चूर होने लग गए थे ये। कुमारगुप्त का सौभाग्य था कि उसे कोई भी युद्ध नहीं लड़ना पड़ा, मतलब भाई उसके पिता ने और उसके पिता के पिता ने, उसके दद्दू ने जो है इतना महान काम कर दिया, सभी राजाओं को जो है बता रखा था कि भाई दम किसको कहते हैं, तो इसको इसने युद्ध यज्ञ तो करवा दिया, लेकिन किस्मत देखो इसकी कितनी बढ़िया थी, किसी ने उस घोड़े को बेचारे को टोका ही नहीं फालतू फंड में, तो इसको किसी के साथ लड़ाई नहीं करनी पड़ी, नहीं तो पता लग जाता इसको भी क्या होता है युद्ध। तो उसके शासनकाल में शांति, स्थिरता और सुव्यवस्था बनी रही। उसने विभिन्न प्रकार के सोने चांदी के सिक्के भी चलाए। कुमारगुप्त महेंद्रादित्य ने सन 455 ईस्वी तक राज करा, और उसके शासन के अंतिम वर्षों में पुष्य भूतियों ने आक्रमण कर दिया, लेकिन उसके बेटे स्कंदगुप्त ने उन्हें बुरी तरह पराजित कर दिया। अब देखो बेटा लड़ने जा रहा, भाई बाप तो पता नहीं क्या ही करा। इसके शासनकाल में ना कोई साम्राज्य विस्तार हुआ, बस भला चंगा मस्त जिंदगी, शांति की जिंदगी इसकी चल रही थी। अब इसका जो बेटा आता है स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त की मृत्यु के बाद उसका बेटा स्कंदगुप्त राजा बन गया। वह एक कुशल राजनीतिज्ञ और वीर योद्धा था। वह अपने पिता के शासन काल में ही पुष्य भूतियों से के भयंकर विद्रोह को दबाकर अपनी वीरता का प्रमाण दे चुका था। उसके शासन काल में संघर्षों की भरमार रही, मतलब पूरी जिंदगी वो शायद लड़ाइयां ही करता रहा होगा, उसने भी दंगे होते रहे उसके टाइम में। उसकी सबसे अधिक परेशानी मध्य एशियाई बर्बर जाति हुण ने बढ़ाई। हुण जो है एक वंश था, तो उसने जो है बहुत परेशान करके रखा उसको, हम उसको भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पहले पढ़ लेते हैं हुण आखिरकार है कौन। तो क्या आप जानते हैं
हुण जो है मध्य एशिया के बर्बर लोग थे, यानी कि ऐसे आदिवासी टाइप के लोग थे यार, बर्बर लोग उन्हीं को कहते हैं। तो उन्होंने जो है स्कंदगुप्त के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य पर हमले कर दिए, लेकिन स्कंदगुप्त ने हुणों को बुरी तरह से पराजित करके भगा दिया। तोरमान और मिहिर कुल के नेतृत्व में हुण शक्ति अपने चरम सीमा पर थी। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं इनके बारे में। तो स्कंदगुप्त ने अपने रण कौशल का परिचय देते हुए हुणों को करारी शिकस्त दे दी, बेचारों को हरा दिया, क्योंकि बड़ा राजा था ना ये, इतनी बड़ी रियासत थी, सेना बड़ी होगी, पैसा भी खर्चा कर सकता था बढ़िया अच्छा खासा, तो कहीं ना कहीं हारना उनका तय था ही पहले से ही। अगले 50 सालों तक हुणों को भारत की सीमा से दूर रहे, वो उनके बस का लेवल ही नहीं था वो उस इतने बड़े राजा से टक्कर लेने का। इसके बाद उसके छोटे चाचा गोविंद गुप्त ने मालवा में किए गए विद्रोह को दबा दिया। उसने कुछ क्षेत्रों के सामंती विद्रोहियों को भी आसानी से दबा दिया। हुणों को पराजित करने के बाद उन्होंने भीतरी यानी कि गाजीपुर जिला नामक गांव में विष्णु स्तंभ को भी बनवाया, और इस स्तंभ में शायद कुछ करा होगा। तो स्कंदगुप्त ने अपने शासनकाल में सौराष्ट्र यानी कि काठियावाड़ में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बनवाई गई सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई। देखो चंद्रगुप्त मौर्य काल का राजा था, जो कि पहला राजा था ना, और काफी फेमस भी था। अखंड भारत का निर्माण जिसने करा था, तो उसने जो है एक झील बनवाई थी वहां पे, सुदर्शन झील। तो उस टाइम पे उसने तो बनवा दी थी, अब वो झील जो है ऐसे टूट चुकी होगी, खंडर से बन चुके होंगे, तो उसकी जो है उसने मरम्मत करवा दी। प्रांतीय गवर्नर पर प्रणदत्त ने स्कंदगुप्त के आदेश अनुसार इस झील का जीर्णोद्धार करवाया। जीर्णोद्धार का मतलब होता है सुधार करवाया, जो भी मरम्मत की जरूरत थी वो सारा कुछ उसने करवाया, मतलब अलग से वापस से इसको रिनोवेट करवा दिया बेसिकली। उसके तट पर भगवान विष्णु का मंदिर भी इसने बनवाया। और स्कंदगुप्त अपनी वीरता, ये पूछ सकते हैं आपसे कि इसका जो है सुदर्शन झील की मरम्मत किस राजा ने करवाई थी, तो ये काफी इंपॉर्टेंट झील थी इसीलिए बता रहा हूँ। तो स्कंदगुप्त ने, और उसके किनारे पर किस भगवान का मंदिर बनवाया था, विष्णु भगवान का, ठीक है, ये ध्यान रखना। स्कंदगुप्त जो है अपनी वीरता, जन कल्याण की भावना और चारित्रिक अच्छाइयों के लिए विख्यात था। उसकी तुलना धर्मराज युधिष्ठिर से करके पर हितकारी बताया गया है, कि जैसे धर्मराज युधिष्ठिर, ये वही युधिष्ठिर है जो महाभारत वाला है ना, तो वो पांडवों वाला, तो उसी युधिष्ठिर से जो है इसकी तुलना करी गई है। स्कंदगुप्त की मृत्यु 467 ईस्वी में हो गई। उसके बाद के गुप्त शासकों में कोई भी ऐसा राजा नहीं था जो गुप्त साम्राज्य की एकता और अखंडता को बनाए रख सके, जिसके कारण महान गुप्त साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। और स्कंदगुप्त के बाद कई शासक बने, जैसे कि पुरुगुप्त, बुद्धगुप्त, नरसिंहगुप्त, कुमारगुप्त तृतीय, विष्णुगुप्त, भानुगुप्त, ऐसे गुप्त बनते चले गए। लेकिन परंतु समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाहुबल से निर्मित गुप्त साम्राज्य गर्त में डूब गया, गहरे जो है खाई में डूब चुका था। मतलब कि उसके जो है बुद्ध क्या बोल सकते हैं, पूर्वजों ने जो है, जैसे कि समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, उन्होंने जो है अपनी ताकत से इतनी बड़ी रियासत जो हथियाई थी वो बर्बाद हो चुकी थी, आजाद होने लग गए थे राजा, और इनके बस का कुछ नहीं बचा था। अब यहाँ पे गुप्त काल जो है भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, लेकिन क्यों, कारण क्या है इसका, तो ये कुछ कारण हमको दे रखे हैं, और ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इस पे, कि इसको जो है गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। तो ध्यान रखना, ऐसा कुछ क्वेश्चन बने तो ये लिखने आपको पॉइंट्स वगैरह। गुप्त काल को भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, ये कोई पॉइंट नहीं है, इग्नोर दिस पॉइंट। गुप्त शासकों ने साम्राज्य को विकास की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में उसने बांध दिया। पूरे भारत में शांति और खुशहाली थी, विदेशों के साथ अच्छे संबंध भी थे। गुप्त काल में भारत ने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में अभूतपूर्व उन्नति करी, और पूरी दुनिया में भारत की समृद्धि का परचम लहराने लगा। पूरी दुनिया में पता लग गया भारत क्या चीज है। आर्यभट्ट, ब्रह्मगिरि, ब्रह्मगुप्त, वाग्भट जैसे जो है महान विज्ञानी गुप्त काल को विकास की चरम सीमा पर ले गए। ऐसे जो लोग थे जिनके बारे में हमने सुनने को मिलता है, ये आर्यभट्ट, आई थिंक मेरे को वही लग रहा है जिसने जीरो बनाई थी, गणित वाली जीरो जो है ना, वो जीरो इसी ने बनाई थी। तो ऐसे जो है खतरनाक खतरनाक लोग जो है इसी के शासन काल के दौरान थे, इसी वंश काल के दौरान थे। हाँ वही है, ये देखो ये आर्यभट्ट, ये वही है, बिल्कुल सही पहचाना मैंने। चलो देखते आगे बढ़ते हैं। इस काल में भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार भी हुआ। कृषक और साधारण जनता बहुत खुश थी, और लड़ाई दंगे बिल्कुल कम थे, क्योंकि देखो भाई रियासत पहले इतनी बड़ी कर चुके थे वो लोग, अब किसी की हिम्मत नहीं थी फालतू बोल जाए उनके आगे। उस समय कला और संस्कृति के क्षेत्रों में अभूतपूर्व उन्नति हुई। मतलब दो राजाओं ने तो युद्ध लड़े थे, समुद्रगुप्त ने और चंद्रगुप्त द्वितीय ने। उसके बाद तो यार युद्ध ही नहीं लड़ने पड़े, राजा ऐसे ही मस्त जिंदगी जिए जा रहे थे, राजपाट कर रहे और निकल लिए। तो यहाँ पे कुछ फोटो है, सारे सारे काल्पनिक चित्र, अपने मनगढ़ंत चित्र इन्होंने बना रखे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। और गुप्त साम्राज्य इतना बड़ा साम्राज्य है, बर्बाद कैसे हो गया? वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा बर्बाद हुआ कैसे, क्योंकि राजा अगर अच्छा नहीं होगा तो बर्बाद होना तो पक्का है ही। सबको चुल मच रही थी भारत में घुसने की।
तो स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद गुप्त साम्राज्य का पतन होने लगा और इसके बहुत सारे कारण रहे। यहाँ पे पतन के कारण भाई क्या डिजाइन बना के छाप रखे हैं, मजा ही आ गया देख के। चलो पढ़ते हैं। तो प्रांतीय गवर्नरों का विद्रोह जो है, केंद्र जो शासक के कमजोर होने के कारण प्रांतीय गवर्नर अपनी आजादी के लिए विद्रोह कर देते थे। इन विद्रोहों को दबाने के लिए कोई उचित कदम नहीं उठाया गया और ये विद्रोह पतन का कारण बन गए। मतलब ऐसे लोग दंगे कर रहे हैं, दंगों में राजा का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, भाई करते रहो कोई बात नहीं, मेरा क्या उखाड़ लोगे, वो चक्कर था। तो उसके चलते जो दंगे कुछ ज्यादा ही बड़े हो गए। हूणों के आक्रमण, स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद हूणों के आक्रमण लगातार बढ़ते चले गए, जिससे आर्थिक हानि अधिक हो गई और ये आक्रमण साम्राज्य के पतन का कारण बन गए। मतलब बहुत नुकसान हुआ इनको पैसे का, और ये लोग तो हार मानने वाले थे नहीं। अब कमजोर उत्तराधिकारी, दिक्कत वो नहीं थी कि हार नहीं मानने वाले, समुद्रगुप्त होता इनको बताता कि लेवल क्या है तुम्हारा, लेकिन भाई समुद्रगुप्त तो उस टाइम पे था नहीं, राजा बिल्कुल डरपोक से उनके पास का कुछ था नहीं। वो बता देते वो प्रांतीय गवर्नर क्या होते हैं, हूण तुम क्या किस खेत की मूली हो, बता देता उनको वो। लेकिन कमजोर उत्तराधिकारी, स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद सारे गुप्त उत्तराधिकारी निर्बल सिद्ध हुए और उनसे विशाल साम्राज्य का संचालन भी सही ढंग से नहीं हो पाया। मतलब अपने जो पिता उनका छोड़ के गए उनके लिए, वो भी उनको संभाल नहीं पाए उतने को भी। तो भाई क्या ही करेंगे वो राजा। उसके बाद है आंतरिक कलह। गुप्त वंश के उत्तराधिकारियों में स्कंदगुप्त के बाद गद्दी पर बैठने के लिए आपसी झगड़े बढ़ने लग गए, क्योंकि एक राजा के बहुत सारे बेटे होते थे, तो उनके आपस में दंगे मचे पड़े कि राजा कौन बनेगा, राजा कौन बनेगा। एक दूसरे को दुर्बल करने का प्रयास किया जाने लग गया था। और इसके कुछ अन्य कारण भी है, जैसे कि विदेशों ने आक्रमण कर दिए, दंड व्यवस्था का उचित प्रबंध न होना, उत्तराधिकारियों के नियमों का अभाव के कारण गुप्त साम्राज्य पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो गया और यह साम्राज्य पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। तो ये था इस गुप्त काल के बारे में। अब यहाँ पे जो है हमको माइंड मैप दे रखा, माइंड मैप का मतलब क्विक रिकवरी, हम क्या क्या चीजें हमने जानी। तो गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण, हूणों ने आक्रमण करे, कमजोर उत्तराधिकारी थे, साम्राज्य का विशाल था, बहुत ज्यादा आंतरिक कलह थे, आंतरिक मतलब आपस में लड़ाइयां मच रही थी, प्रांतीय गवर्नरों का विद्रोह, उत्तराधिकारी के नियमों का अभाव, दंड व्यवस्था का उचित प्रबंध न होना। तो ये वो कारण थे जिनकी वजह से ये बर्बाद हो गई ये सल्तनत पूरी। चलो आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार जो है श्रीगुप्त द्वारा स्थापित छोटे से गुप्त साम्राज्य को चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त जैसे योग्य वीर और महान शासकों ने अपनी योग्यता से अनेक विजयों के द्वारा विशाल साम्राज्य में परिवर्तित कर दिया था। भारत को उन्नति के लिए एक सूत्र में बांधने का विशेष श्रेय गुप्त वंश को प्राप्त है। शक्तिशाली गुप्त शासकों ने भारत का नाम विश्व में चमका दिया था। विश्व में दूर दूर तक लोग जानने लगे थे कि गुप्त काल के राजा वहां राज कर रहे हैं भारत में, भारत भी कोई चीज है। अनेक क्षेत्रों में जो योगदान गुप्त काल का रहा, गुप्त वंश का रहा, शायद ही किसी वंश ने दिया होगा। स्कंदगुप्त के बाद के सभी गुप्त शासक अयोग्य और कायर थे, जिससे जो है एकता और अखंडता को धक्का लगा, आंतरिक कलह और विद्रोह होने लगे और बार बार विदेशी आक्रमण होने लग गए, जिससे यह विशाल साम्राज्य खत्म हो गया। तो यहाँ पे इस तरीके से भी यहाँ पे हमको एक टाइमलाइन दे रखी है, जैसे कि यहाँ पे जो मेन राजा वो दिखा रखे हैं, चंद्रगुप्त प्रथम, फिर आए समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, फिर कुमारगुप्त, फिर स्कंदगुप्त और फिर गुप्त आए तो लेकिन कुछ कर नहीं पाए। ठीक है, तो ये थे हमारा ये इस पार्ट के अंदर जो भी एक्सप्लेनेशन था। अगला पार्ट भी आई थिंक तो गुप्त काल के ऊपर ही है, तो उसमें जो है उनके बारे में हमें सीखने को मिलेगा शायद से कि सैन्य प्रशासन मैनेजमेंट कैसा था इनका। तो क्योंकि सबसे ज्यादा जो तरक्की करवाई वो इन्होंने ही करवाई थी ना, तो उसके बारे में शायद से अगला चैप्टर है हमारा। तो देखते हैं अगला चैप्टर की कौन कौन से टॉपिक हमें जानने को मिलेंगे उसके अंदर। तो फिलहाल इस चैप्टर को खत्म करते हैं। आई होप आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। जिसको समझ आया, वीडियो आखिर तक देखी, तो कमेंट में जरूर से बताना। चलो मिलते हैं नई वीडियो में। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेकर 12th तक सभी सब्जेक्ट की वीडियो, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ, ताकि कोई भी अपडेट आए आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए।